हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आरबी लॉ क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके है कॉन्स्टिट्यूशन में नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान की प्रकृति। ठीक है। और ये बहुत डिबेटेबल क्वेश्चन है, इसमें बहुत ही विरोधाभास मत हैं, आपके कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो नेचर है वो आपके क्या है, यूनिटरी है या फेडरल है। तो आज हम इसको इसको दो पार्ट में बनाएंगे। पहले पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन की नेचर क्या होती है। ठीक है। तो संविधान की प्रकृति देखें तो दो प्रकार की प्रकृति होती है संविधान की, या तो वो फेडरल या फिर वो यूनिटरी। ठीक है। इसको हम कहते हैं संघात्मक या संघीय संविधान, और इसको हम कहते हैं एकात्मक। अगर प्रकृति के आधार पर हम संविधान का वर्गीकरण करें तो दो ही आधार बनते हैं, एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। ज्यादातर डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, वो फेडरल जो स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट है उसको फॉलो करती हैं, जो संघीय ढांचा है सरकारों का उसको फॉलो करती हैं। तो अगर हम समझे इसमें बेसिक अंतर क्या होता है दोनों में, तो उसको हम नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को समझने की शुरुआत कर पाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें आपके, अगर एकात्मक संविधान, यानी एकात्मक संविधान कौन से संविधान होते हैं, तो जो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे संविधान होते हैं जिनमें प्राय, ध्यान रखिएगा, वन गवर्नमेंट सिस्टम, कितना वन गवर्नमेंट सिस्टम होता है, ध्यान रखिएगा। यानी कि यहां पर एक ही सरकार होती है और सारी पावर्स इसी सरकार में वेस्टेड होती हैं। ठीक है। यानी कि एक गवर्नमेंट होती है देश में और उसी में ही वो सारी सारी शक्तियां उस सरकार की उसी गवर्नमेंट में निहित होती हैं। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें फेडरल सिस्टम में, तो इसके दो मुख्य इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला तो यह है कि इसमें टू गवर्नमेंट सिस्टम होता है, ध्यान रखिएगा, टू गवर्नमेंट सिस्टम होता है। और दूसरी बात यह है कि इसमें सेपरेशन ऑफ पावर होता है। ठीक है। इसको हम कहते हैं शक्तियों का पृथक्करण। ठीक है। तो ये बात आप जानते हैं कि कोई भी चीज अगर आपको क्या करना है, अगर आपको बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसके लिए दो पक्षों का होना, दो पार्टीज का होना आवश्यक है। तो जो फेडरल सिस्टम है, इस फेडरल सिस्टम का जो मुख्य आपके विशेषता है वह है शक्तियों का पृथक्करण। यानी कि जो आपके गवर्नमेंट के अंग हैं, मेन ऑर्गन्स हैं, उनमें शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए। तो इसके लिए हमें टू गवर्नमेंट चाहिए, यानी कि सब एक कहते हैं यूनियन और एक को हम कहते हैं स्टेट की गवर्नमेंट। ठीक है, जो स्टेट्स में होता है। तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में, जनरल फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन जो मेन पॉइंट है वो ये है कि उसमें दो सरकारें होती हैं जिन्हें आप क्या कहते हैं, एक को हम केंद्र सरकार या संघीय सरकार, संघ सरकार कहते हैं, और दूसरों के राज्यों की सरकारें होती हैं। दोनों ही सरकारें के बीच में शक्तियों का पृथक्करण यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर किया जाता है। यानी जो मेन हमने कल इसको डिस्कस किया था कि सरकार के तीन प्रमुख अंग हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इन तीनों ही आधारों पर, तीनों ही पॉइंट पे इन दोनों सरकारों में, ध्यान रखिएगा, यूनियन और स्टेट में शक्तियों का पृथक्करण रहता है। ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे प्रिलिमिनरी यानी प्राथमिक विशेषता है कि दो सरकार होनी चाहिए, यानी एक संघ सरकार और एक आपकी राज्यों की सरकारें। दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करती हों। ठीक है। और उनमें शक्तियों का विभाजन रहना चाहिए। ठीक है। तो अब यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम इसमें आगे बढ़े तो इस प्रकार अगर हम इसको अगर हम निष्कर्ष भाव में समझें तो ये एक बात निकल के आती है, जो आपके संघीय सिद्धांत, ये आप ध्यान रखिए, क्वेश्चन मतलब नोट कर लें, केसी वियर ने इसको प्रोपाउंड, उन्होंने ये बताया मेनली फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, उन्होंने ये सिद्धांत दिया कि उन्होंने ये कहा कि संघीय संविधान वह संविधान होता है जहां दो सरकारें होती हैं और दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं, और इसमें राज्यों को केंद्र के अधीन रह के कार्य नहीं करना पड़ता है, बल्कि वह अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। इसलिए दो पॉइंट इसमें उन्होंने कहा
कि अगर किसी भी संविधान को हमें चेक करना होगा कि वो संघीय है या एकात्मक है, तो इसके लिए हम ये चेक करेंगे कि वहां पर क्या उन जो सरकारें हैं उनमें स्वतंत्रता और आपके समन्वयकारिता, दो चीजें, वो समन्वयकारिता के साथ वो कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यानी कि उन्होंने कहा दो सरकारें हो, दोनों के बीच में आपके सेपरेशन ऑफ पावर हो, और सेपरेशन ऑफ पावर इस तरीके से किया गया हो कि वो समन्वय के रूप में, यानी एक दूसरे के कोऑपरेशन के रूप में कार्य करते हो, एक दूसरे के खिलाफ कार्य ना करते हो। तो ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की मेन विशेषता है। अब यहाँ पर तो बाकी विशेषताएं तो आगे हम उसको डिस्कस करेंगे, आपके जो नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे उसमें डिस्कस करेंगे। ये कोर यानी कि मूलभूत विशेषता है टू गवर्नमेंट सिस्टम एंड आपके इन गवर्नमेंट्स के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर्स होना। सेपरेशन ऑफ पावर के जो आधार है वो हमने लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी होते हैं। ठीक है, अब इनको हम क्या करेंगे, इनको हम देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में, यानी भारतीय संविधान के संदर्भ में क्या ये चीजें लागू होती हैं या नहीं होती हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान की जो प्रकृति है उसके बारे में बहुत डिबेट रही है। ज्यादातर जो ज्यूरिस्ट है, कुछ ज्यूरिस्ट इसको नहीं मानते हैं ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जहां पर ये लगता है कि सारी पावर्स वो यूनिटरी, वो आपके एक सरकार में वेस्ट हो गई है, यानी कि जैसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, उसमें सारी पावर्स कुछ सिचुएशंस में वेस्टेड हो जाती हैं। तब ये लगता है संविधान जो है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के कार्य नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम देखें जनरल सेंस में, तो यहां पर अगर हम एक कोट करेंगे तो बी आर अम्बेडकर संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने ये बात कही भी, उन्होंने ये कहा कि इस सारे लोग सहमत होंगे कि यही हमारे में कुछ एक संघात्मक संविधान है। तो उनका इस कोट को कहने के पीछे कोई ना कोई तर्क तो होगा ही होगा। तो आज हम सिर्फ इतना डिस्कस करते हैं कि भारतीय संविधान की जो क्वेश्चन मार्क लगाया गया था कि इसकी ये फेडरल है कि यूनिटरी है, तो केसी वेयर और आइवर जेनिंग्स हैं, दो आपकी, ये आप ध्यान भी रखिएगा, इनकी डेफिनेशन भी ध्यान रखिएगा जिन्होंने क्या कहा। तो आइवर जेनिंग्स आपकी ये कहते हैं कि भारतीय संविधान जो है एक सामाजिक, मतलब सेंट्रलाइज्ड, यानी कि जिसमें केंद्रीय प्रवृत्ति वाला संविधान है, यानी ज्यादातर पावर्स केंद्र सरकार को दी गई हैं। केसी वेयर कहते हैं ये क्वासी फेडरल है, ठीक है, अर्ध संघीय संविधान, उन्होंने उसे पूर्व यानी पूर्ण नहीं माना है, यानी फुल आपके फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन इसको नहीं माना है। तो ऐसा क्यों है उसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर आप देखें, दो पॉइंट आप उसको ध्यान रखना है आपको, हम इसको फिर इसमें तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे कि हम ये देखें कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल होगा या नहीं, तो कब होगा उसके अगर जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि किसी भी संविधान को संघात्मक होने के लिए जो मेन विशेषता है, क्या वो भारतीय संविधान में पाई जाती हैं या नहीं पाई जाती हैं। अगर पाई जाती होंगी तो भारतीय संविधान संघात्मक संविधान होगा, और अगर नहीं पाई जाती होंगी तो एकात्मक संविधान के रूप में कार्य करेगा। तो हम जो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसमें ये डिस्कस करेंगे कि आखिर कौन कौन से मेन पॉइंट होते हैं किसी भी संविधान को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होने के लिए। आज उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो वो ये है, 5 होते हैं आपके। पहला तो ये है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान रखिएगा, क्या है आपके रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कौन सा, लिखित संविधान। दूसरा अगर आप बात करें, पहले लिखित संविधान हो गया, दूसरा है सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यानी संविधान की सर्वोच्चता, ठीक है। अब उसके बाद तीसरे पॉइंट पर अगर हम बात करें तो तीसरा पॉइंट इसमें है आपके रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की कठोरता बनी रहे, ठीक है। अच्छा, इसमें एक सबसे पहला पॉइंट तो खैर यही होना चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है, शक्तियों का पृथक्करण तो आधार पॉइंट है, वो तो हमने पहले डिस्कस, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ही आप कर सकते हो। सबसे पहले पॉइंट पे आप सेपरेशन ऑफ पावर रखिए, सेकंड पे हम इसको रखते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, थर्ड पे इसको हम रखते हैं सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और फोर्थ पे आप रखेंगे रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की जो है कठोरता बनी रहनी चाहिए, संविधान को बहुत आसानी से क्या है आपके क्या नहीं कर जा सके, उसको बहुत आसानी से आप बदल ना सके।
चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में इसको समझेंगे कि ये सारे तत्व, ये एलिमेंट्स क्या भारतीय संविधान में पाए जाते हैं, प्रोविजंस हैं या नहीं है। तब तक के लिए धन्यवाद और चैनल सब्सक्राइब कर लें।